वेलकम बैक टू बैक अगेन विद CUET 2024 एंड आज हम लोग मैथमेटिक्स बिगिन करने वाले हैं। आई नो दिस इज प्रेटी लेट बट दिस इज जस्ट द टाइम दैट वी आर शूटिंग दिस वीडियो। लेकिन जैसा कि हम लोगों ने कहा था वी आर गोइंग टू डू इट रिलेशंस एंड फंक्शंस का पहला वीडियो। तो आज हम लोग कुछ रिलेशन फंक्शन के कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। विल ट्राई ऑल्सो सी सम एग्जांपल्स ओवर दैट। एक्चुअली अगर देखा जाए सो इज समथिंग लाइक दिस कि जैसे रिलेशंस एंड फंक्शंस जैसे ये चैप्टर है आपका, जैसे ये टॉपिक है, स्पेशली रिलेशंस इज व्हाट वी आर स्पेसिफिकली गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे। तो लेट मी क्लैरिफाई इट एट द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो कि हम लोग डिस्कस एग्जैक्टली क्या करेंगे। विल बी अबाउट रिलेशंस, कि मैथमेटिक्स में रिलेशंस क्या होते हैं एंड इट्स टाइप्स, और इसके टाइप्स क्या है। सो रिलेशंस एंड द वेरियस टाइप्स ऑफ रिलेशंस। एंड सिंस हम लोग रिलेशंस की जब डिस्कशन करेंगे तो वी आर रियली गोइंग टू एग्जाम्पलीफाई मोर, नॉट एग्जैक्टली सॉल्व प्रॉब्लम्स, नॉट एग्जैक्टली सॉल्व एक्सरसाइजेस, रादर वी आर गोइंग टू हैव टू डिटरमिन क्या ये चीज एक रिलेशन है या फिर नहीं है। राइट, दैट इज व्हाट वी हैव टू डू। इनफैक्ट अगर आप एक्सरसाइजेस सॉल्व करने को बैठो एंड आपसे इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछे, सो इट इज जस्ट एग्जैक्टली कि क्या ये चीज इससे रिलेटेड है या फिर नहीं है। So once we really understand what is a relation, हम लोग उसके exercises easily solve कर पाएंगे। And that is a very nice thing about this topic कि इस topic के आपको questions भी करना है तो आपको exactly समझना है ये टर्म्स क्या हैं। एंड आफ्टर यू अंडरस्टैंड कि ये टर्म्स क्या हैं, आपको बस थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है, थोड़ा सा सोचना है एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। इट्स नॉट एनी लेंथी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। यहाँ पे कोई मैथमेटिकल मैनिपुलेशन नहीं करना है, जस्ट रियली सिंपल। वैसे जब टाइप्स ऑफ रिलेशन की बात करेंगे, सो लेट मी जस्ट नेम अ फ्यू। आपका एक टाइप ऑफ रिलेशन हो सकता है एक इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आपको प्रॉब्लम्स में डिटरमिन करना होगा क्या ये रिलेशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। एंड वेल इफ यू जस्ट नो व्हाट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन यू कैन रियली डिटरमिन इट। एंड दैट इज व्हाई इट इज एक्चुअली एन इजी चैप्टर जहां बात आई इसके प्रॉब्लम सॉल्व करने की वंस यू अंडरस्टैंड द टर्म्स। लेकिन आई मस्ट से दैट इट इज अ प्रेटी ब्रॉड टॉपिक, क्योंकि रिलेशन से डायरेक्ट कनेक्शन होता है फंक्शन का। तो जब हम लोग फंक्शन की स्टडी करेंगे वहां पे हमें पता चलेगा फंक्शन एक काइंड का रिलेशन होता है। एंड थ्रू आउट मैथमेटिक्स आप फंक्शंस एनकाउंटर करते हो। आपने अलजेब्रा पढ़ा है, आपने कैलकुलस पढ़ा है एंड सो मेनी काइंड्स ऑफ ज्योमेट्री। आई मीन ज्योमेट्री के भी कई ब्रांचेस होते हैं एंड उसमें भी यू आर ऑलवेज गोइंग टू सी फंक्शंस। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिफाइन व्हाट इज अ फंक्शन, जो कि तभी पॉसिबल होगा अगर हम लोग अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं एक रिलेशन क्या है, क्या टाइप्स होते हैं रिलेशन के। सो लेट्स जस्ट गेट ऑन विथ इट। एक रिलेशन क्या होता है, तो पहले ये एक कॉमन पर्सपेक्टिव से देखा जाए एक रिलेशन क्या होता है। एक रिलेशन होता है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में या दो पर्सन्स के बीच में या किन्हीं भी दो एंटिटीज के बीच में, किन्हीं भी दो चीज़ों के बीच में, अगर वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। नाउ इट्स क्वाइट ironic that we are trying to define relation by using the term related, but here's how it goes कि आपने for instance लिया that here we have you and your teacher। तो आपको पता है कि आपके और आपके टीचर के बीच में एक रिलेशन है। एंड दैट यू में से कि अगर मैं आपके स्कूल टीचर की बात करता हूँ या फिर आपके कोचिंग टीचर के, सो द रिलेशन माइट बी डिफाइंड इन सच अ मैनर कि जब आप अपने कोचिंग जाते हो तो जो आपको अपनी मैथ्स क्लास या फिर जो भी क्लासेस में पढ़ा रहे आप उससे अपनी नॉलेज शेयर करें, दैट माइट बी योर टीचर। तो ये जो रिलेशन है ये एक स्टेटमेंट से बताया जा सकता है दैट द वन हु इज टीचिंग यू मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट्स दैट इज बेसिकली योर टीचर। इसका मतलब आप एक ऐसा सेट भी फॉर्म कर सकते हो कि मे बी आपका एक मैथ्स का टीचर है, आपका एक साइंस का टीचर है, आपका एक ज्योग्राफी का टीचर है इफ़ यू ऑप्ट फॉर दो सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की बात करते हैं तो आपका एक फिजिक्स का टीचर हो सकता है, केमिस्ट्री का एंड मैथमेटिक्स का टीचर। अब आप क्या कर सकते हो कि आप देखो अगर ये पर्टिकुलर पर्सन है ये आपको अपनी कोचिंग में या फिर अपने स्कूल में फिजिक्स पढ़ा रहा है एंड ये एक पर्सन है जो कि आपको अपने स्कूल में मैथमेटिक्स पढ़ा रहा है एंड ये एक टीचर है जो कि आपके अपने स्कूल में केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, देन आप इन तीनों टीचर्स का एक सेट फॉर्म कर सकते हो। एंड आप कह सकते हो कि इस सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं, इस सेट में जितने भी टीचर्स हैं और जितने भी पर्सन्स के नेम हैं ये सारे आपके टीचर्स हैं या फिर इनसे आपका ये रिलेशन है, ये रिलेशन है कि ये आपके टीचर्स हैं। एंड वेल दैट्स सर्टेनली अ रिलेशन एंड दैट्स रियली हाउ यू डिफाइन अ रिलेशन इन मैथमेटिक्स। So what you basically have to see is
कि आपको दो एलिमेंट्स के बीच एक कनेक्शन होना चाहिए जिससे आप एक्सप्लेन कर सको यहाँ पे कनेक्शन कैसा है कि ये आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, राइट? सो दैट इज बेसिकली द रिलेशन बिटवीन यू एंड योर टीचर. Now this is obviously said from a common perspective, and this is what really mathematics is about. So I think it was Albert Einstein only who said it, that mathematics is only the refinement of everyday thinking. And well, this is certainly mathematics. अगर आप सोचो कि रिलेशन को मैथमेटिक्स में कैसे डिफाइन करते हैं, कि ये तो हम लोगों ने अगेन के कॉमन पर्सपेक्टिव से देख लिया कि आपका एंड आपके टीचर के बीच में एक रिलेशन है, तो एक रिलेशन है, लेकिन मैथमेटिक्स में रिलेशन क्या होता है? एंड आई मस्ट से कि ये भी एक मैथमेटिक्स का ही रिलेशन है. क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स में आप चीज़ों को फॉर्मली एनकाउंटर करते हो, लेकिन जब उन एनकाउंटर्स में आपने जितने एलिमेंट्स, जितने टर्म्स यूज कर दिए हैं, जब आप उनको एग्जैक्टली रियल लाइफ में लाके बेसिकली यू बिल्ड ऑन दीज इन रियल लाइफ, मतलब आपने डिफाइन कर दिया, ये एलिमेंट आपने डिफाइन किया था, इस पर्टिकुलर केस में ये है, ये एलिमेंट ये है, देन इट बेसिकली बिकम्स ऑल दिस थिंग, राइट? If you want to do it formally, here's how it goes. कि आपके पास फॉर इंस्टेंस दो सेट्स हैं, राइट? तो आपने मान लिया एक सेट, या फिर एक ही सेट कंसिडर करो, एंड एक सेट में आपके पास कुछ एलिमेंट्स हैं. सो हियर वी हैव अ सेट एंड वी हैव सम एलिमेंट्स इन दैट सेट. सो लेट्स से इन दिस सेट वी हैव सम 1 2 3 4, द सिंपलेस्ट सेट पॉसिबल आई थिंक. सो तो अगर आपके पास एक सेट है जिसमें चार एलिमेंट्स 1 2 3 एंड 4 हैं, एंड इसमें आपको इस सेट ए में इनके एलिमेंट्स के बीच एक रिलेशन इस्टेब्लिश करना है या फिर एक रिलेशन देखना है, तो देखो ऐसे कई सारे रिलेशंस पॉसिबल हैं. एक आपके पास बेसिकली हो सकता है कि एक एलिमेंट हो सकता है इस रिलेशन का, कि आपके पास 1 2 है, मतलब इस एलिमेंट एंड इस एलिमेंट को मैंने यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर रख दिया, तो मैं एक ऐसा रिलेशन बना सकता हूं जिसके अंदर ये एक एलिमेंट होगा. मैं एक ऐसा रिलेशन बना सकता हूं जिसके अंदर ये एक एलिमेंट होगा, एक ऐसा रिलेशन जिसके अंदर ये एलिमेंट होगा. और कितने एलिमेंट्स बन सकते हैं? वेल, और कई सारे एलिमेंट्स बन सकते हैं. विल सी कि कितने एलिमेंट्स बनाना पॉसिबल है. बट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल सी इज कि आपने कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर, लेट्स से इन्हीं तीन को मैंने कंसिडर किया या फिर इन दोनों को कंसिडर कर दिया. सो आई सी कि मैं एक रिलेशन आर बना सकता हूं जहां पे इट कंटेन्स द एलिमेंट्स 1 and 2 and 2 and 3. ये हमारा एक रिलेशन है. व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग राइट हियर? मैंने बेसिकली क्या किया कि एक सेट लिया, उसमें जितने एलिमेंट्स हैं उसमें से मैंने बेसिकली दो एलिमेंट्स को लिया एट वंस. यहाँ पे पहले इन दोनों को ऐसा लिख दिया, देन आई हैव रिटन देम इन सच अ मैनर, I put them under another parenthesis right here, and ये एक relation बन गया. Well, what exactly is happening right here कि no matter how difficult the thing is or no matter how complex or complicated it may look, आप हमेशा यहाँ से कुछ patterns ढूंढ सकते हो. जैसे एक simple pattern अगर देखा जाए कि इसमें and इसमें क्या है, तो अगर मैंने माना 1 and 2 को, तो for instance अगर मैं 1 + 2 ऐड करता हूँ तो यहाँ पे 3 बनता है, and 2 and 3 को मैंने ऐड किया तो यहाँ पे 5 बनता है. तो मैंने डिफाइन कर दिया कि एक ऐसा रिलेशन है बिटवीन टू टर्म्स एंड ऑर्डर्ड पेयर जिसे कहते हैं, विच आई विल बी टेलिंग मोर अबाउट शॉर्टली, जहां पे अगर इसके एलिमेंट्स को ऐड करते हैं तो हमें बेसिकली 5 या फिर 5 से कम डिजिट मिलता है. एंड अगर मैंने ऐसा कुछ डिफाइन किया है कि आपने फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म ऑफ दिस ऑर्डर्ड पेयर को ऐड किया एंड आपको 5 या फिर 5 से कम मिलेगा, दैट सर्टेनली इज रिलेशन. बट द थिंग इज कि जब मैंने इसे ऐसा डिफाइन किया कि अगर मैंने A, B एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर कंसिडर किया, इसे ऑर्डर्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका ऑर्डर काफी मैटर करता है. एज सिंपल एज दैट. क्यों मैटर करता है विल बी अगेन टॉकिंग शॉर्टली. तो अगर मैंने एक ऑर्डर्ड पेयर लिया तो मैंने डिफाइन कर दिया कि एक रिलेशन में ऐसे फॉर्म कर रहा हूं कि A + B शुड बी लेसर देन और इक्वल टू 5, एंड A and B इस केस में दोनों सेट A को बिलोंग करते हैं. तो A and B both belong for all. Now this symbol specifically denotes for all A and B belonging to A. So अगर आपने set theory of course पढ़ा है, which I am assuming कि आपने पढ़ा है, तो in that case you basically know how these terms go. यहाँ पे आपके पास एक set है, अगर A and B इस सेट A को बिलोंग करते हैं, सारे A and B सेट A को बिलोंग करते हैं, देन मैंने एक रिलेशन डिफाइन कर दिया जहां पे एक ऑर्डर्ड पेयर A and B सच दैट दिस इज इनका सम इज लेसर देन और इक्वल टू 5.
बट नाउ द थिंग इज कि और भी ऐसे टर्म हो सकते हैं जिनका सम लेसर देन और इक्वल टू 5 होगा इसी पर्टिकुलर सिस्टम में, इसी पर्टिकुलर सेट में। लेट्स सी व्हाट दोज माइट बी। तो पहले मैंने डिफाइन किया 1 and 2, फिर मैंने डिफाइन कर दिया 2 and 3। 2 and 4 डिफाइन नहीं हो सकते इस रिलेशन में, क्यों? क्योंकि 2 + 4 6 होगा विच इज ग्रेटर देन 5। तो इन दोनों को डिफाइन कर दिया, देन ये पॉसिबल नहीं होगा। क्या 1 and 3 पॉसिबल होगा? सर्टेनली पॉसिबल होगा, इट इज 4। क्या 1 and 4 पॉसिबल होगा? ये भी पॉसिबल होगा, बिकॉज इट इज अगेन 5 विच इज लेसर देन और इक्वल टू 5। अब क्या 2 and 3 पॉसिबल होगा? सो आई थिंक मैंने 2 and 3 ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है, ये लिख दिए, ये लिख दिए। 2 and 4 सर्टेनली पॉसिबल नहीं है। क्या 2 and 1 पॉसिबल है? एंड नाउ हियर ऑर्डर रियली मैटर्स, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक सिंपल से एग्जांपल लिया है कि a + b इज लेसर देन और इक्वल टू 5, लेकिन इट माइट नॉट बी दैट सिंपल। रादर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन इन्वॉल्व हो सकते हैं या फिर डिविजन इन्वॉल्व हो सकता है, जो कि आपको पता है कम्यूटेटिव इन नेचर नहीं होते हैं। सो यू बेसिकली नो a - b डजंट इन जनरल इक्वल b - a, और a/b डजंट इन जनरल इक्वल b/a। तो इसी रीजन से अगर मैंने यहाँ पे एक ऑर्डर्ड पैर a एंड b का लिखा है, तब यहाँ पे मेरा कोई भी काइंड का रिलेशन सर्टेनली फॉर्म हो सकता है। तो अगर मेरी थियोरी एक्चुअल में प्रिसाइज होनी चाहिए, मेरी थियोरी करेक्ट होनी चाहिए, तो इनका ऑर्डर रियली मैटर करेगा। क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे इंस्टेड लिख दिया दैट a - b इज लेसर देन और इक्वल टू 5, तो हो सकता है b - a ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 होगा। तो यू सर्टेनली सी कि a, b का ऑर्डर पैर b, a का ऑर्डर पैर के इक्वल नहीं होगा। दैट इज द रीजन ऑर्डर मैटर्स। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये 1, 2 एंड 2, 1 दो अलग एलिमेंट्स होंगे इस सेट में। तो यहाँ पे आपने 2, 1 सेपरेटली लिखा, 3, 2 सेपरेटली लिखा, 3, 1 सेपरेटली लिखा, एंड सो विथ 4, 1। तो ये आपके कुछ एलिमेंट्स दिख रहे हैं जो कि इस पर्टिकुलर रिलेशन में फॉर्म हो सकते हैं। एंड जैसा आपको पता है कि ये सेट बिल्डर फॉर्म में कोई भी सेट लिख सकते हो, रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हो। दैट इज व्हाट वी आर रियली डूइंग हियर आफ्टर ऑल। क्योंकि अगर मैं चाहता तो मुझे ऐसा नहीं करना पड़ता कि मैंने एक रिलेशन R कुछ ऐसे डिफाइन किया कि यहाँ पे मैं 1, 2 एक एलिमेंट रखूँ, फिर 2, 3 एक एलिमेंट रखूँ, एंड ऐसे सारे करके 4, 1 तक सारे एलिमेंट्स। मे भी कुछ और एलिमेंट्स है जो कि इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करते हैं, एंड मे बी आई फॉरगॉटन टू से, एंड यू कैन जस्ट चेक इन ऑल दिस कि जो भी आप इनमें नंबर्स ऐड करो दे शुड बी लेसर देन और इक्वल टू 5। द जनरल आइडिया इज कि मैं चाहूं तो इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, या फिर मैं चाहूं तो इसी रिलेशन को डायरेक्टली इसके सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकता हूं, सच दैट R इक्वल्स द रिलेशन द ऑर्डर्ड पैर A and B such that a plus b is lesser than or equal to 5 for all a and b belonging to capital A। एंड ये मैंने इस रिलेशन को, जो कि अगेन एक सेट ही है विद दीज एलिमेंट्स, राइट। तो अगर आपने इन एलिमेंट्स को रखा है, ब्रैकेट्स में रखा है, पर्टिकुलर ऑर्डर्ड पैर में रखा है, यू नो दैट इज सर्टेनली अ सेट। सो यू से कि इसे मैंने इसके सेट बिल्डर फॉर्म में रख दिया। अब अगर मैं चाहूँ यहाँ पे 1 by 1 वैल्यूज रख के कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके वेरीफाई करके कि किन किन के लिए a + b लेसर देन और इक्वल टू 5 होता है, एंड मैंने इतने सारे एलिमेंट्स फाइंड किए, तो मैंने लिखा कि ये रिलेशन ये है। बट इज इट रॉन्ग टू से देन कि ये रिलेशन ये भी है और दिस इज मोर फंडामेंटल देन दिस? नो, देयर आर टू डिफरेंट फॉर्म्स टू रिप्रेजेंट द सेम रिलेशन। तो इट इज अगेन द सेम विद सेट थ्योरी, क्योंकि रिलेशन सेट होते हैं, एंड यहाँ पे इसका फंडामेंटल ब्लॉक भी सेट थ्योरी ही है। यू मस्ट अंडरस्टैंड that these are again the same relations you see right here. तो again what is the relation? Quickly answering your question again, एक relation basically एक काइंड का रिलेशन एज इन जनरल सेंस ही है, जहां पे आप एक कनेक्शन देख सकते हो बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट्स। एक रिलेशन एक सेट के अंदर भी हो सकता है बिटवीन द एलिमेंट्स, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा है, एंड दो अलग अलग डिस्टिंक्ट सेट्स में भी एक रिलेशन आप फॉर्म कर सकते हो, एंड यू कैन राइट देम इन दिस मैनर। सो इट इज बेसिकली अ कनेक्शन, या फिर कैसे समहाउ अलग अलग एलिमेंट्स अलग अलग नंबर से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। नाउ अगेन विल बी मूविंग ऑन टू मोर टाइप्स ऑफ रिलेशंस एंड स्टफ। बैक वंस अगेन, अगर हम लोगों ने अब ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है कि एक रिलेशन क्या होता है, वी कैन गो अगेन
ahead with its types. One thing to notice कि एक relation, one thing to note right here कि आपके पास अगर दो अलग अलग सेट्स हैं, जैसे मैंने आपको दिया कि एक रिलेशन का विद इन अ सेट इटसेल्फ एक रिलेशन फॉर्म हो सकता है बिटवीन द डिफरेंट एलिमेंट्स, एंड अब ऐसा भी पॉसिबल है कि आपके पास दो सेट्स हैं ए एंड बी एंड इनके एलिमेंट्स के बीच आप एक रिलेशन फॉर्म कर सकते हो. So that is also certainly possible. We'll also be seeing how. अगर इसका एक एग्जाम्पल दूं तो the examples can go like this कि आपके पास सेट A है एंड इसमें आपके जो भी एलिमेंट्स हैं, मान लो इसमें आपके A B C D, तो these are the students in a class. मान लो these are the students in your school in class 12th. फिर सेट B is basically E F G and these are the teachers. ये E हो गया फिजिक्स का टीचर, F हो गया केमिस्ट्री का टीचर, G हो गया मैथमेटिक्स का टीचर. So you can clearly define a relation between the set A and set B कि आपके पास अगर आपने लिखा है एक एलिमेंट A, E, so this is certainly an element of the relation. ये एक एलिमेंट हो सकता है of the relation between A and B. तो एक relation ऐसा डिफाइन होगा that well the elements in this set are the teachers of elements in this set. तो अगर आपने A, E डिफाइन किया है, so this basically belongs to a relation. This मैंने कह दिया एक रिलेशन R को बिलोंग करेगा, जो कि मैं डिफाइन कर सकता हूं. Let's define it this way कि यहाँ पे x, y का आपने एक ऑर्डर्ड पैर माना such that y is teacher of x. Y is teacher of x for all x belongs to A, right? X belongs to A and y belongs to B. तो मैंने एक ऐसा रिलेशन डिफाइन कर दिया. अब यहाँ पे आपके पास क्या क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं? आपके पास A, E हो सकते हैं, A, F, A, G, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों सब्जेक्ट्स A स्टूडेंट पढ़ेगा एंड सिंस तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ेगा तो तीनों टीचर्स इससे पढ़ाएंगे. Similarly you have B, E, B, F, B, G and all these elements that you can lay out even in its roster form that we have written right here in the set builder form, and आप देख सकते हो that well it is very clearly valid and आपने दो अलग अलग सेट्स के बीच एक रिलेशन establish कर दिया. So that you can say it can be established between two अलग अलग सेट्स, एंड ये आप हमेशा देखो ये एक सबसेट होगा ऑफ A क्रॉस B कि सेट A एंड सेट B के कार्टेशियन प्रोडक्ट का हमेशा कोई भी रिलेशन आप इन दोनों के बीच ड्रॉ करो, दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट. अब यहाँ पे ये सबसेट इसका होगा, इसके इक्वल भी इन सम केसेस हो सकता है. द थिंग इज कि कोई ऐसा यूनिक रिलेशन नहीं है जो कि आप A एंड B के बीच में ड्रॉ कर सकते हो. देयर इज नो सच यूनिक रिलेशन, क्योंकि आपका एक ऐसा भी रिलेशन हो सकता है कि मान लो अगर ये स्टूडेंट्स भी हैं एंड ये टीचर्स भी ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास, आप यहाँ पे इनकी हाइट डिफरेंसेस का भी देख सकते हो कि मान लो हो सकता है कि ज़्यादातर केसेस में अगर आप देखो तो मान लो टीचर की हाइट स्टूडेंट की हाइट से ज़्यादा है, लेकिन अगर एक इसका एक्सेप्शन आ गया कि मान लो जो स्टूडेंट C है इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है एंड स्टूडेंट G है तो इसकी हाइट काफ़ी कम है, सॉरी जो टीचर G है इसकी हाइट काफ़ी कम है. तो अगर इस केस में मैंने एक ऐसा रिलेशन ड्रॉ करने की कोशिश किया जहां पे आपके पास यू हैव एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ x एंड y वेयर फॉर ऑल x दैट बिलोंग्स टू एंड y बिलोंग्स टू b, जहां पे यू हैव y इज टॉलर देन x, तो इस पर्टिकुलर केस में आपके पास C, G एक एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि वेल इन दिस केस G इज शॉर्टर देन C और C इज टॉलर देन G. तो आपको क्लियरली पता है कि ऐसे कई सारे रिलेशंस बन सकते हैं जो कि आप A एंड B के बीच में किसी भी सेट विद इन अ सेट या फिर बिटवीन टू सेट्स ड्रॉ कर सकते हो. कोई ऐसा यूनिक रिलेशन नहीं है, कई सारी बेसिस पे आप ऐसा रिलेशंस ड्रॉ कर सकते हो एंड एक पर्टिकुलर बेसिस पे या फिर यू कैन बेसिकली हैव द जनरल आइडियाज कि कई सारे रिलेशंस ड्रॉ हो सकते हैं. बट द आइडिया दैट यू नीड टू कीप इन माइंड इज कि हमेशा ये जो रिलेशन R होगा इट इज गोइंग टू बी अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू सेट्स. नाउ मूविंग ऑन टू द टाइप्स ऑफ रिलेशंस अगर देखा जाए तो इसके टाइप्स कई सारे अगेन कैटेगरीज होते हैं जिसके बेसिस पे इसके टाइप्स को डिफाइन किया जाते हैं. सो लेट्स जस्ट जनरली लुक
at types and examples of the different types of relations. That would be a better way to coin this thing. पहला अगर हम लोग देखें, so an empty relation would be a good place to start with. एक empty relation होता है जहां पे इसका कोई एलिमेंट ही नहीं होता है. The set doesn't contain any element at all. कि आपके पास दो सेट्स हैं A and B and मैंने A and B के बीच में एक रिलेशन ड्रॉ किया है between the elements of A and B and यहाँ पे इसका जो बेसिकली इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है, well it is an empty set. It doesn't have any elements at all. तो ऐसे इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है कि अगर मैंने मान लो एक सेट A कंसिडर किया है विच इज 1 3 5 एंड एक सेट B कंसिडर किया है विच इज समथिंग लाइक 2 9, तब मैं एक ऐसा रिलेशन ड्रॉ कर सकता हूँ, रिलेशन R, that it contains an ordered pair x and y such that x plus y, x divided by y, you can just try out anything. I mean कई सारे काइंड के रिलेशन मैंने आपको बताए बन सकते हैं, तो मैं एक सिंपल रिलेशन कंसिडर करता हूँ, x plus y is greater than or equal to 100, right? And where for all x belonging to set A and y belonging to set B. तो आपको पता है कि सेट A में सेट B में आप कोई भी एलिमेंट कंसिडर कर लो, यहाँ पे 1 वहाँ पे 9, यहाँ पे 5 वहाँ पे 9, कोई भी एलिमेंट्स कंसिडर करो आप, ऐसे इन्हें ऐड करके ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 नहीं 100 नहीं कर सकते हो फॉर ऑल द एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू A एंड B. तो इस केस में आपको क्लियरली पता चल रहा है कि इस रिलेशन में कोई टर्म ही नहीं बनेगा. ऑल्दो ये रिलेशन वहां पे सर्टेनली आप डिफाइन कर सकते हो, इट इज मैथमेटिकली अप्रोप्रिएट टू डिफाइन सच अ रिलेशन, लेकिन इसमें कोई टर्म नहीं होगा एंड दैट इज व्हाई दिस इज एन एम्प्टी रिलेशन. दिस इज एन एम्प्टी रिलेशन. तो 5 से डिनोट करो या फिर यहाँ पे आप पैरेंथेसिस भी लगा सकते हो. सो दैट इज एन एम्प्टी रिलेशन अगर यू ट्राई टू राइट इट आउट फुल. तो एक एम्प्टी रिलेशन द थिंग इज कि विद इन अ सेट भी बन सकता है एंड बिटवीन टू सेट्स भी बन सकता है. विद इन अ सेट, ये मैंने बिटवीन टू सेट्स बताया. विद इन अ सेट कैसे बनेगा? तो मैंने यही सेट A लिया एंड सेट A के अंदर एक रिलेशन डिफाइन करने की कोशिश किया एंड दिस इज अ रिलेशन फॉर एन ऑर्डर्ड पैर एक्स वाई सच दैट x क्या कंसिडर किया जाए, ओवर y इस बार करते हैं, x ओवर y. आपका क्या होगा? वेल हियर वी कैन कंसिडर x ओवर y टू बी अगेन लेसर देन और इक्वल टू लेट्स से -100 और इक्वल टू हम लोग कंसिडर कर लेते हैं -5, राइट? तो एक ऐसा रिलेशन हम लोग डिफाइन करने की कोशिश करें फॉर ऑल x एंड y बिलोंगिंग टू सेट A. तो ये रिलेशन मैंने विद इन सेट A खुद एस्टैब्लिश किया है एंड अगेन इट इज अप्रोप्रिएट टू एस्टैब्लिश सच अ रिलेशन एक्सेप्ट कि यहाँ पे आपके पास कोई भी एलिमेंट इस इन दिस रिलेशन नहीं दिखेगा. क्यों? क्योंकि आपने इनमें से कोई भी टर्म्स को विद इन द सेट इटसेल्फ डिवाइड करने की कोशिश किया. यू आर नॉट हैविंग x ओवर y इक्वल टू -5. ऑल्दो आपका अगर x को 5 मानो y को 1 मानो तो ये 5 के इक्वल होगा, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव एंड -5 के इक्वल पॉसिबल इन दिस सेट नहीं दिख रहा है, जिस रीजन से आपको पता चला कि इस रिलेशन में भी कोई एलिमेंट नहीं है. तो दिस इज ऑल्सो एन एम्प्टी रिलेशन. तो मैंने आपको 2 एग्जाम्पल्स दिए. एक एग्जाम्पल दिया विद इन अ सेट इटसेल्फ एम्प्टी रिलेशन का एंड दूसरा एग्जाम्पल दिया बिटवीन टू सेट्स का रिलेशन विच इज एन एम्प्टी रिलेशन. सो दैट यू माइट कॉल द फर्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन अकॉर्डिंग टू व्हाट वी आर कैटेगराइजिंग. अगेन आई हैव टू पॉज द वीडियो and rub all of it. Alright, now we're back once again. मैंने आपको 2 काइंड के रिलेशंस, इनफैक्ट अभी एक ही बताए, एम्प्टी रिलेशन. लेट्स गेट अहेड विद अनदर रिलेशन जो कि आप कहते हो यूनिवर्सल रिलेशन. And what universal relation, as you can already guess it, something like a universal set. A universal set of what? मैंने आपको बताया कि a relation is basically between two sets A and B. It is a well subset of the Cartesian product of A and B. So आप already guess कर सकते हो that well considering ये A क्रॉस B का सबसेट है. अगर मैं कहता हूँ एक यूनिवर्सल रिलेशन,
so it must be the relation that is exactly the Cartesian product of A and B, and very well that is true. So this idea we can draw an analogy, हम लोग draw कर सकते हैं from universal set, and that is certainly true. तो अगर आप एक set मानते हो 1,2, तो इस केस में सिंस हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट ड्रॉ करने में दो एलिमेंट्स के सेट लेता हूँ फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, एंड यहाँ पे आपने ले लिया 2,4. तो अगर मैं इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट देखूँ A क्रॉस B का, सो इट बेसिकली गोज लाइक दिस. आपके पास यहाँ पे 1,2 हो सकता है, आपके पास यहाँ पे 2,4 हो सकता है. Then you can certainly have 1,4. You can also have you can also have यहाँ पे एक और आपको एलिमेंट देख रहा है 2,4. Now that is of course आपको पता है सेट थ्योरी में how does it work. आप कोई भी एलिमेंट 2 times रिपीट नहीं करोगे, and for the fact that you are not repeating any element 2 times, so I think that concludes it, right? आपने 1,2 लिखा है, आपने 1,4 लिखा है, you have written 2,2, right? 2,2 and then you have written 2,4. So if that is a Cartesian product, maybe some other elements, right? तो if that is a Cartesian product, आप clearly देख सकते हो, अगर मैंने एक ऐसा relation draw कर दिया that is exactly equal to this set right here, and when I say it is equal to this set right here, इसका मतलब इस set में जितने भी elements हैं वो सारे elements आपके इस relation R में होंगे. That definitely means that R is a universal relation drawn from A to B. तो आपको ये आइडिया दिमाग में रखना है कि आपका कोई भी relation R between two sets A and B is always a subset of the Cartesian product of A and B. And keeping that in mind, when you hear the term universal relation, आपको समझना है कि अगर ये जो आपका subset है, this is very well, this becomes the set itself. मतलब जो आपका R relation R होगा, इसका जो set होगा ये A क्रॉस B के set के equal हो गया, then R is a universal relation. So that we defined universal relation and empty relation. Now let's get on with something जो कि आपका और भी ज़्यादा important हो सकते हैं. You can just solve the Cartesian products and find the universal relations. यहाँ पे universal relation एक particular category में आपको unique दिख रहा है. So अगर हम लोग देखें, we'll be defining 3 kinds of more relation जो कि आपके काफ़ी important हो सकते हैं. Symmetric relation, एक आपने define कर दिया symmetric relation, and you define another. It was, I just forgot the name, sorry. You basically define it to be reflexive and transitive relation, and then there we have reflexive relation. Now the thing is, I really have a poor memory for names. All right. तो अब यहाँ पे आपने देखा ये 3 काइंड के रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं फॉर द रीज़न कैसे इन्हें डिफाइन किया जाता है, विच इज़ क्विट इंटरेस्टिंग. एंड यहाँ पे इन तीनों को अगर आपने डिफाइन कर दिया तो आप एक और काइंड का रिलेशन डिफाइन कर सकते हो, इक्विवेलेंस रिलेशन. एंड एक और काइंड का डिफाइन, उससे एक और काइंड का रिलेशन डिफाइन कर सकते हो, विच इज़ एन ऑर्डर्ड रिलेशन. एंड इन टर्न यू कैन डिफाइन अनदर रिलेशन जिसे पार्शियल ऑर्डर रिलेशन देखा जाता है. तो ये तीनों काफ़ी फंडामेंटल आपको यहाँ पे लगेंगे. एंड द वेल हाउ यू एग्जैक्टली डिफाइन देम इज कि अगर मैंने पहले सिमेट्रिक रिलेशन देखा है, सो अ सिमेट्रिक रिलेशन बेसिकली गोज लाइक दिस कि आपके पास आपने 2 मान लो टर्म्स कंसिडर किए, 2 एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, एंड इनका ऑर्डर्ड पेयर बनाया A, B. So in this particular case, when you form this ordered pair, you consider एक ऐसा रिलेशन, आप एक ऐसा रिलेशन कंसिडर करते हो फॉर एन ऑर्डर्ड पेयर A, B such that अगर ये A, B आपका एग्जिस्ट करता है तब B, A भी एग्जिस्ट करेगा. Well, that is basically how this thing with a symmetric relation goes. कि अगर आपका A B से related है, इसे कुछ ऐसे डिनोट किया जाता है. मतलब आप एक ऐसा ordered pair तो बना सकते हो, but this ordered pair what it exactly means is कि आप एक ऐसा kind का relation बना रहे हो, and ये ordered pair उसका एक element है. अगर आपको exactly लिखना है कि A and B के बीच एक relation है,
है, अगर ये एक रिलेशन आर है, आपने इस ऑर्डर्ड पैर को एक रिलेशन आर के अंदर रखा है, सो यू राइट इट ए कैपिटल आर बी, मतलब ए इज रिलेटेड टू बी बाय दिस पर्टिकुलर रिलेशन। तो व्हाट दिस सिमेट्रिक रिलेशन इज अबाउट, कि अगर आपका ए एंड बी इस रिलेशन से रिलेटेड हैं तो आपका बी भी वैसे ही ए से रिलेटेड होगा। सो अगर आपके पास एक ऑर्डर्ड पैर है ए कॉमा बी इन अ पर्टिकुलर सेट आर, इन अ पर्टिकुलर सेट आर, लेट्स जस्ट कैंसिल दिस, आपने ऐसे लिखा कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू द रिलेशन आर, देन बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू द रिलेशन आर। So this is basically what a symmetric relation is about. तो एक particular relation में, let's just write it in the roster form, so that way it is certainly going to be easier. So यहाँ पे आपने लिख दिया basically 1,2, 2,3, then you have 2,1 and 3,2. तो अगर मैंने यहाँ पे 4 एलिमेंट्स लिखे हैं तो मैं क्लियरली देख सकता हूँ कि 1,2 यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, इज एन एलिमेंट ऑफ दिस रिलेशन। देन अगर मैंने इनका ऑर्डर रिवर्स कर दिया, सो आई हैव 2,1 इंस्टेंट, तो ये भी एग्जिस्ट करता है। सो यू हैव 1,2 एंड यू हैव 2,1। एंड वैसे अगर मेरे पास यहाँ पे 2,3 एंड इसके ऑर्डर मैंने रिवर्स कर दिया तो आई हैव 3,2, जो कि अगेन इस रिलेशन में एग्जिस्ट करता है। सो आई कैन क्लियरली सी कि ये एक हमारा सिमेट्रिक रिलेशन होगा। दिस इज बेसिकली सिमेट्रिक रिलेशन। एंड जो हम लोगों ने एडिशन, रिगार्डिंग एडिशन वो चीज डिफाइन किया था, दैट दिस रिलेशन फॉर ऑल द एलिमेंट्स ए एंड बी, दैट यू हैव a प्लस बी इज लेसर देन और इक्वल टू 5। सिंस आप जानते हो कि a प्लस बी को b प्लस a भी लिखा जा सकता है, सो यू कैन एज वेल राइट b प्लस a इज लेसर देन और इक्वल टू 5। मतलब आपका ऐसे एडिशन से रिगार्डिंग जो भी रिलेशंस होते हैं वो सिमेट्रिक रिलेशंस होते हैं, कीप दैट इन माइंड। तो व्हाट द जनरल आइडिया इज कि आपके पास ये ऑर्डर्ड पैर है तो इसका मतलब आपके पास ये इसका रिवर्स ऑर्डर्ड पैर भी होगा। और यू कैन एज वेल से इट इन दिस वे कि a इज रिलेटेड टू b by capital R, then B is also related to A by the same relation capital R. That is what a symmetric relation is about. I think the board is filled again. In that case, we'll have to again pause. Alright, now we're back once again. अब हम लोगों ने symmetric relation define कर दिया. Let me write here again. पहला जो symmetric relation था, ये हम लोगों ने define कर दिया है. Next we get ahead with say. अब हम लोग कौन सा डिफाइन करें? लेट्स गेट अहेड विथ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। एंड उसके अलावा यू हैव अनदर विच इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो अब यहां पे जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है इसका आइडिया कुछ ऐसा होता है कि आपके पास एक रिलेशन है R एंड यू बेसिकली ऑलवेज उस रिलेशन में आप कोई भी टर्म देखो, उस रिलेशन में आपके पास बेसिकली या फिर जिस सेट से आप रिलेशन ड्रॉ कर रहे हो, मान लो 2 सेट के बीच आप रिलेशन ड्रॉ कर रहे हो, सो यू हैव अ सेट A एंड यू हैव अ सेट B। तो इनमें जितने भी एलिमेंट्स है इसका रिलेशन कुछ ऐसे एग्जिस्ट करेगा कि सेट A में अगर आपके पास A B C D एलिमेंट्स हैं, सेट A में अगर आपके पास A B C D एलिमेंट्स हैं, इनफैक्ट सेट B की तो यहाँ पे ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन सेट B में अगर आपके E F G H है तो लेट्स डिफाइन द रिलेशन विद इन A इटसेल्फ। इसे B से जनरलाइज भी कर सकते हैं A क्रॉस B का। तो आपका रिलेशन कुछ ऐसा होना चाहिए कि यहाँ पे आपके पास A क्रॉस A होगा, B क्रॉस B होगा, C कॉमा C होगा, D कॉमा D होगा, कॉमाज इंस्टेड। ये आपके इस रिलेशन, इस एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन में ये एलिमेंट्स होंगे। व्हाट डज दैट मीन? व्हाट इट मीन्स इज दैट दिस यू हैव सच अ रिलेशन फॉर एन ऑर्डर्ड पैर। फॉर एन ऑर्डर्ड पैर आप मान लो x कॉमा y सच दैट x इक्वल्स y for all x and y belonging to A। तो ये मैंने कुछ इसका ऐसा सेट बिल्डर फॉर्म लिखा है कि आपके पास अगर एक रेफ्लेक्सिव रिलेशन बनाना है तो ये रेफ्लेक्सिव रिलेशन कुछ ऐसा बनेगा कि इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे
it is going to be like this. It is certainly taken from the elements of the set A itself. लेकिन ऐसे आप elements ले रहे हो कि कोई भी एक element है A, तो आपके पास A, A in this relation एक element हो गया. आपके पास एक element है B, तो उसके लिए B, B हो गया. That is what a reflexive relation is about. So it is basically about A is related to A and vice versa, which is again the very same thing. Now that you might think कि ये तो बहुत obvious है कि reflexive relation in part तो सारे relations होते हैं, but no. The thing is कि reflexive relation वही relation है जिसमें सिर्फ ऐसे एलिमेंट्स हैं. तो अगर आपके पास एक ऐसा एलिमेंट आ गया जो कि A, D है, इस सेट में अगर ये एलिमेंट आ गया तो ये अब एक रेफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है. तो A, D इसमें आ गया, दिस इज नो लॉन्गर रेफ्लेक्सिव रिलेशन. रेफ्लेक्सिव रिलेशन विद इन अ सेट सिर्फ वही रिलेशंस होते जिसमें जो आपके टर्म्स इन्वॉल्व होते, दीज गो विथ दिस पर्टिकुलर with this particular element of order that A is related to A, and well, that is basically how it goes. This is what a reflexive relation is about. X conjugate equals Y conjugate, ऐसी कई सारी चीजें लिख सकते हो, but the thing is कि यहाँ पे जो ordered pair आप बनाओगे, अगर A, B बना रहे हो तो A and B आपके exactly equal होने ही चाहिए. That is what the term for reflexive relation, the condition for a reflexive relation is about. Then we can go ahead with a transitive relation. And the thing with a transitive relation is about कि अगर आपका A है B से related by a relation R, so A is related to B by R and B is related to C by R. This implies that A is also related to C by R. तो ये आपको one of Euclid's lemma दिखेगा, not exactly lemma, but I think if I remember it correctly, one of Euclid's properties of algebra, something like that it was, कि अगर आपके पास A B के equal है and B C के equal है, then A is also equal to C, something like that. So that is basically how this exactly looks. And now this is again not very common in all forms of relation, क्योंकि मैंने आपको बताया कि relations unique नहीं होते हैं. मतलब आप कैसा भी बेसिकली ऐसा एक कैटेगराइजेशन इसमें ऐड करते हैं एंड उससे एक रिलेशन बना दो, तो ऑब्वियसली इस सेंस से यूनिक नहीं होते हैं. आपको कई सारे ऐसे रिलेशन दिखेंगे जिसमें ये होल्ड नहीं करता है एंड इट इज अ स्पेशल केस जब ये होल्ड करता है. सो दैट इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन. इसका अगर एक एग्जांपल देखें तो मान लो हम लोगों ने लेसर दैन का एक एग्जांपल लिया है. सो वी डिफाइन अ रिलेशन बिटवीन एन ऑर्डर्ड पेयर x and y such that x is lesser than y for all x and y belonging to a set A. मैंने एक ऐसा रिलेशन डिफाइन किया. तो अब यहाँ पे सेट A में कितने टर्म्स हो सकते हैं आपके, कोई भी n नंबर ऑफ टर्म्स हो सकते हैं. मान लो अगर मैंने कहा द सेट A बेसिकली गोज लाइक A B C D E, ये आपके एलिमेंट्स हैं इन द सेट. देन मैंने कंसिडर किया कि अगर आपके पास A लेसर देन B है, फॉर इंस्टेंस अगर A लेसर देन B है एंड B लेसर देन C है, तो अगर आपको पता है A इज लेसर देन B, B इज लेसर देन C, तो A तो C से लेसर ही होगा, implies that A is lesser than C. So आपको क्लियरली दिख रहा है कि एक लेसर देन का रिलेशन हमेशा एक ट्रांजिटिव रिलेशन होगा. वैसे यू कैन क्लियरली से कि मान लो D इज लेसर देन B, B और किससे लेस हो सकते हैं, B इज लेसर देन C, तो आपको पता चल रहा है कि D तो C से कम ही होगा, राइट. तो नो मैटर कि A B C D E में आपने कैसे बेसिकली ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स कंसिडर किया, A एंड B को कंसिडर किया, A एंड C को कंसिडर किया. वेल दिस लेसर देन एक ऐसा ऑपरेशन होता है, नॉट इवन एन ऑपरेशन, मोर लाइक अ कंपैरिजन. एक ऐसा कंपैरिजन होता है जहाँ पे ये प्रॉपर्टी हमेशा फॉलो होती है कि अगर ये चीज इससे कम है एंड ये इससे कम है तो बेसिकली ये इससे कम ही होगा. So that is basically how it goes. इसका मतलब क्या, that if A is related to B by R and B is related to C by R, that means A is related to C by R यहाँ पे होल्ड कर रहा है, मतलब आपके पास ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन है. This in this case is a transitive relation. You see right here. Again, स्पेशल केस ओनली, सारे रिलेशन इस प्रॉपर्टीज को होल्ड नहीं करते हैं.
तो फॉर इंस्टेंस अगर आप देखो तो एक्स वाई से यहाँ पे इनफैक्ट यहाँ पे जो कंपैरिजन हुई है ये सिर्फ दो टर्म्स के बीच हुई है, एक्स एंड वाई। तो देयर इज नो सच थिंग कि आप सीधे सेट बिल्डर फॉर्म से डिफाइन कर दो कि आपका क्या ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं है, क्योंकि इसे सेट बिल्डर फॉर्म में अगर लिखा गया तो एक्स एंड वाई के एक डायरेक्ट कंपैरिजन हुए, कोई थर्ड एलिमेंट तो इन्वॉल्व है ही नहीं। लेकिन अगर वहीं मैंने यहाँ पे ये वाला इसका रोस्टर फॉर्म कंसिडर कर लिया तो क्या ऐसा कोई बेसिकली हो सकता है कि आपने कोई ऐसा कंपैरिजन किया और यहाँ पे एक ट्रांजिटिव रिलेशन बन गया। सो इट बेसिकली गोज लाइक दिस, आपके पास एक एलिमेंट है a कॉमा a, दूसरा एलिमेंट है b कॉमा b। तो यू क्लियरली नो कि a से कनेक्टेड है इन दिस सॉर्ट ऑफ मैनर, a इज रिलेटेड टू a बाय रिलेशन r। बट अगेन क्या ये a यहाँ पे किसी दूसरे एलिमेंट से रिलेटेड है, ये सिर्फ a से ही रिलेटेड है। तो आपको क्लियरली पता चल रहा है ये तो आपका एक ट्रांजिटिव रिलेशन एटलीस्ट इन दिस पर्टिकुलर केस नहीं दिख रहा है, फॉर देयर इज नो थर्ड एलिमेंट दैट यू कैन पुट राइट इन दिस पर्टिकुलर थिंग जिससे आप कंपैरिजन करो। तो दैट इज वाई ट्रांजिटिव रिलेशंस आर ऑल्सो ए स्पेशल केस। तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी रिलेशन दिख जाए तो लेसर देन जैसी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है तो आपके सारे रिलेशंस ट्रांजिटिव होंगी। अगेन विल पॉज द वीडियो एंड आफ्टर डिफाइनिंग दिस। ऑलराइट, नाउ वी बैक वंस अगेन। अब हम लोग तीन और काइंड के रिलेशंस देखते हैं एंड वेल दीज आर इक्विवेलेंस रिलेशन, ordered relation and partially ordered relation, partially or partial is right, partially ordered relation। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको डिफाइन किया है जो सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव and whatever it was, again as I'm saying for the second time in the video, I'm bad with remembering names। तो आपके ये जो तीन काइंड के जो मैंने आपको वेरी फंडामेंटल रिलेशंस इंडीड डिफाइन किए थे, ऑल्दो द मोस्ट फंडामेंटल रिलेशन इज व्हाट, आप बेसिकली एक रिलेशन को डिफाइन कर दो एंड यूजिंग लॉजिक एंड प्रूफ्स ऑल दैट you can basically arrive at so many different kinds of relations, and that is what is very special about mathematics कि यहाँ पे आप कुछ चीज़ों को डिफाइन करते हो एंड यू यूज योर कॉमन सेंस एंड यू यूज लॉजिक एंड रीजनिंग एंड आप सारी चीज़ों पे अराइव कर जाते हो। सो बट एट द एंड ऑफ द डे आपको कुछ फंडामेंटल एक्सियम्स भी मानने होते हैं या फिर कुछ डेफिनेशंस मानने होते हैं, बट दैट इज वन वेरी स्पेशल थिंग अबाउट मैथमेटिक्स। एंड अब हम लोगों ने उन तीनों रिलेशंस को डिफाइन किया है, तो हम इनसे ये तीन रिलेशंस डिफाइन कर सकते हैं, मे बी मेनी मोर, as many as you want। The idea behind these three is कि आपके पास एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। सो एज वी हैव डिफाइंड प्रीवियसली, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अगर कोई रिलेशन ये तीनों है देन इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। एनी रिलेशन जो कि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो ये आपका एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। कैसे ऐसा पॉसिबल है, मैं इसका ही एक बस जनरल आइडिया, इसका एक एग्जांपल दे देता हूं दैट यू कैन से कि ऐसी चीजें सर्टेनली पॉसिबल है। आपके पास एक रिलेशन है फॉर एन ऑर्डर्ड पैर a कॉमा b दैट इज रिलेटेड टू another ordered pair that is c comma d by what, by a plus b equals c plus d। हम लोगों ने ऐसा कंसिडर किया है, although most of the time up to now we were considering कि कैसे इंडिविजुअल एलिमेंट्स एक दूसरे से किसी रिलेशन से रिलेटेड हैं, बट यू कैन क्लियरली सी कि well you are also having the ordered pairs related because of course you want to make the comparisons, right? You want to make a transitive relation right here। तो अगर मैंने कंसिडर किया है कि एक ऑर्डर्ड पैर, इसके लिए एक सम a प्लस बी एंड ये इसका इक्वल होगा, ये इक्वल होगा दूसरे ऑर्डर्ड पैर के एलिमेंट्स सम के इक्वल दैट इज c प्लस डी। तो इस केस में अगर एक रिलेशन बनाया जाए, पहली चीज क्या ये रिफ्लेक्सिव होगी? वेल अगर आपका a प्लस बी c प्लस डी के इक्वल है एंड इन दैट केस यू से दैट a कॉमा बी इज रिलेटेड टू c कॉमा डी,
आपको ये भी पता है अकॉर्डिंग टू द कम्यूटेटिव लॉज ऑफ एडिशन, इनफैक्ट नॉट इवन कम्यूटेटिव, अकॉर्डिंग टू द इक्वालिटी राइट हियर, दैट इज नॉट कम्यूटेटिव, दैट इज द इक्वालिटी, c प्लस डी ए प्लस बी के इक्वल होगा। एंड अगर c प्लस डी ए प्लस बी के इक्वल होगा, मैंने बताया ऑर्डर मैटर करता है, इसका मतलब क्या, c कॉमा डी a कॉमा बी से रिलेटेड है बाय r, मतलब ये आपका क्या हो गया, ये आपका एक रेफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। बट देन इज इट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक होगा, सो इट हैज टू बी लाइक a कॉमा बी इज रिलेटेड टू a कॉमा बी बाई r। नाउ यू सर्टेनली नो कि a प्लस बी खुद के तो इक्वल होता ही है, एंड फ्रॉम दैट a प्लस बी इक्वल्स a प्लस बी, आपको पता है कि a कॉमा बी इज रिलेटेड टू a कॉमा बी बाई r, मतलब ये आपका सिमेट्रिक भी है। देन यू हैव, क्या ये ट्रांजिटिव है, सो इट गोज लाइक दिस, अगर आपका a कॉमा बी रिलेटेड है टू c कॉमा डी बाई आर एंड आपका c कॉमा डी रिलेटेड है टू a कॉमा f बाई आर, तो मैंने कंसिडर किया है दैट दिस बेसिकली पहला रिलेशन मीन्स दैट a प्लस बी इक्वल c प्लस डी, दूसरा रिलेशन मीन्स c प्लस डी, क्योंकि ये रिलेशन बेसिकली इक्वालिटी ऑफ द सम्स की बात करता है, सो द सेकेंड रिलेशन मीन्स c प्लस डी इक्वल्स e प्लस एफ। एंड आपको पता है कि अगर a प्लस बी c प्लस डी के इक्वल है एंड c प्लस डी e प्लस एफ के इक्वल है, तो a प्लस बी क्लियरली e प्लस एफ के तो इक्वल होगा बाई द इक्वालिटीज इम्पोज्ड, दैट इज व्हाट आई अगेन मेंशन्ड रेफरेंस्ड अबाउट यूक्लिड व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट लेसर देन, एंड फॉर इक्वालिटी इट सर्टेनली होल्ड्स। तो अगर आपका a प्लस बी ई प्लस एफ के इक्वल है, दैट मीन्स इससे आप एक रिलेशन आपने ड्रॉ कर दिया कि a कॉमा बी इज रिलेटेड to e comma f by r, and well here we can see कि a comma b is related to c comma d by r and c comma d is related to e comma f by r। इसका मतलब क्या, then it basically implies directly that a comma b is related to e comma f by r, इसका मतलब ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन भी है। तो you can that define an equivalence relation, एक ऐसा रिलेशन जो कि एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है, सिमेट्रिक रिलेशन भी है एंड ट्रांजिटिव रिलेशन भी है। इन दैट केस देन यू कैन अगेन गो ऑन एंड डिफाइन व्हाट इज एन ऑर्डर्ड रिलेशन। यहाँ पे एक ऑर्डर्ड रिलेशन एक ऐसा रिलेशन होता है जो कि एक ट्रांजिटिव होता है, जो कि एक ट्रांजिटिव रिलेशन होता है बट नॉट इक्विवेलेंस। अब यहाँ पे दो ही ऑप्शंस बचते हैं कि इसे ट्रांजिटिव तो होना है लेकिन इक्विवेलेंस नहीं होना, मतलब इनफैक्ट तीन ऑप्शंस यहाँ पे हैं कि अगर ये ट्रांजिटिव है एंड इक्विवेलेंस नहीं है, मतलब ये ट्रांजिटिव है एंड रिफ्लेक्सिव नहीं है उसके साथ में सिमेट्रिक है, या फिर ट्रांजिटिव है एंड रिफ्लेक्सिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, या फिर ट्रांजिटिव है एंड रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक दोनों नहीं है। तो यहाँ पे आपको तीन पॉसिबल ऑप्शंस बचते हैं, इनमें से कोई भी ये रिलेशन आर सेटिस्फाई करेगा, देन इट इज एन ऑर्डर्ड रिलेशन। दैट इज अ जनरल आइडिया, दैट इज ऑल यू नीड टू नो। मतलब ये ट्रांजिटिव है बट नॉट, लेकिन से ट्रांजिटिव है, और मे बी वन ऑफ द अदर बट नॉट इक्विवेलेंस। एंड ये जो थर्ड, ये तो हमारा सेकंड रिलेशन हो गया ऑर्डर्ड रिलेशन। जो आपका थर्ड रिलेशन आप डिफाइन करते हो, दिस इज अ रिलेशन जो कि ट्रांजिटिव भी होता है एंड हमारा रिफ्लेक्सिव भी होता है बट नॉट सिमेट्रिक। ऐसा कोई भी रिलेशन आपको दिखे, वेल दैट इज अ पार्शियली ऑर्डर्ड रिलेशन। तो ऐसे कुछ हमारे डेफिनेशंस इन्वॉल्व होते हैं, एंड व्हेन यू लुक एट द एग्जांपल्स आप ड्रॉ कर सकते हो कि क्या ये एक सिमेट्रिक या फिर एक रिफ्लेक्सिव या फिर एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो आपने ऐसे अपने एग्जांपल सॉल्व कर दिया, आपने कैटेगराइज कर दिया। अब आपको सब कैटेगराइज करने, तो आप बता सकते हो क्या ये एक पार्शियली ऑर्डर्ड या फिर एक ऑर्डर्ड या फिर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, मे बी इवन नन ऑफ देम। सो द थिंग इज कि एक रिलेशन आपको प्रॉपर्ली डिफाइन करने, फिर ये तीनों मैं काफी फंडामेंटल कंसिडर कर रहा हूँ, नॉट कंप्लीटली बट रियली अ लॉट फंडामेंटल, कि ये तीनों काफी फंडामेंटल काइंड के रिलेशंस होते हैं
एंड यहाँ से आप कई और कैटेगरीज ऑफ रिलेशन फॉर्म कर सकते हो एंड अपने रिलेशंस को सब कैटेगरीज में प्लेस कर सकते हो, सब कैटेगराइज कर सकते हो. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रियली फर्स्ट ऑफ ऑल बी एबल टू कैटेगराइज एनी रिलेशन इनटू वन ऑफ द थ्री फॉलोइंग और टू ऑफ द थ्री फॉलोइंग और थ्री ऑफ द थ्री फॉलोइंग. तो यहाँ पे हम लोगों ने रिलेशन एंड इसके टाइप्स की आज डिस्कशन कर लिया है. मोर विल बी डिस्कसिंग अबाउट फंक्शंस इन द फ्यूचर वीडियोस, बट दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो ऑफ माइन एंड थैंक्स टू ऑल व्यूअर्स.